चौपल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। बच्चों, आपने लुई ब्रेल का नाम तो सुना ही होगा। ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की कहानी। ब्रेल एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग दृष्टिबाधित लोग पढ़ने और लिखने के लिए करते हैं। लुई ब्रेल अपने आविष्कार के कारण दुनिया भर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक मसीहा बन गए थे। जीते जी ब्रेल के काम को उचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरणोपरांत उनके काम को तवज्जो मिली। उनके सम्मान में 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा विश्व ब्रेल दिवस अनुमोदित किया गया। विश्व ब्रेल दिवस पहली बार 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। आइए जानते हैं लुई ब्रेल के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को। उसका शीर्षक है लुई ब्रेल चित्र पुस्तक। इसे हमने लिया है वेबसाइट epustakalay.com से। इसे लिखा है डेविड जॉन और चित्र बनाया है अलेक्जेंड्रा ने। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में पेरिस के पास एक छोटे से पहाड़ी गांव कूपवरे में हुआ था। लुई के पिता साइमन रेने ब्रेल घोड़े की काठी बनाते थे। उनकी मां का नाम मोनिक बेरेल ब्रेल था। लुई उनके 4 बच्चों में सबसे छोटा था। ब्रेल परिवार 3 कमरों के पत्थर के घर में रहता था। उनका भोजन उनके छोटे से खेत और अंगूरों के बगीचे से आता था। घर के उस पार साइमन रेने की एक बड़ी दुकान थी, जिसमें चमड़े के टुकड़े, हथौड़े, तेज चाकू और नुकीले सूजे और अन्य औजार पड़े रहते थे। जबकि पिता काम कर रहे होते तो लुई अक्सर चमड़े के छोटे बचे हुए टुकड़ों के साथ खेलता था। एक गर्मी के दिन जब उसके पिता एक ग्राहक के साथ बाहर बातचीत कर रहे थे, 3 वर्षीय लुई दुकान में गया। वो अपने पिता द्वारा उपयोग किए गए नुकीले औजारों के साथ खेलने लगा। लुई ने औजार के साथ वही किया जैसा कि उसने अपने पिता को अक्सर करते देखा था, लेकिन औजार फिसल गया और उसकी आंख में जाकर लगा। लुई चिल्लाया। उसके माता पिता उसके पास दौड़े हुए आए। उन्होंने लुई का खून साफ किया और आंख पर पट्टी बांधी। माता पिता लुई को एक बूढ़ी औरत के पास ले गए जो ग्रामीण चिकित्सक थी। उसने घाव पर लीली के फूल का रस लगाया। फिर माता पिता लुई को एक डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई भी लुई की आंख बचा नहीं सका। पहली आंख का इन्फेक्शन दूसरी आंख में भी फैल गया। फिर कुछ समय बाद लुई ब्रेल अंधा हो गया। लुई को दोबारा फिर से भोजन खाना सीखना पड़ा और चीजों से बिना टकराए कैसे चलना है वो भी सीखना पड़ा। लुई के पिता ने उसके लिए एक बेंत बनाया। चलते समय लुई उस बेंत से अपने सामने जमीन को मारकर ये सुनिश्चित करता था कि रास्ता साफ है, और जब लुई कहीं जाता तो वो अपने कदम गिनता था। फिर वापस लौटने के लिए उसे कितने कदम चलने हैं वो उसे याद रहते थे। लुई अब पूरी तरह से एक अंधेरी दुनिया में जीता था। लुई अब ध्वनियों, गंधों और चीजों के आकार और अनुभव के बारे में अधिक जागरूक हो गया था। चलते समय लोग विभिन्न आवाजें करते थे जिन्हें लुई पहचानना सीख गया था। जब पत्थरों की सड़क पर कोई गाड़ी लुढ़क कर आती तो वो गाड़ी की आवाज से समझ जाता था कि कौन आ रहा था। 1800 के दशक की शुरुआत में फ्रांस युद्ध में फंसा था। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने पूरे यूरोप और रूस में लड़ने के लिए अपनी विशाल सेनाएं भेजी थी। शुरू में वे विजयी हुए, लेकिन 1814 तक फ्रांसीसी सेनाएं हार गईं और उन्हें घर वापस लौटने की जल्दी थी।
अप्रैल 1814 में दुश्मन रूसी सैनिकों ने कूप बरे पर हमला किया और फिर वहां पर रहने और खाने की मांग की। अगले 2 वर्षों तक कई रूसी सैनिक ब्रेल के घर के सामने से गुजरते रहे। युवा लुई के लिए उन अजनबियों के साथ रहना भयावह रहा होगा, जिन्हें वो देख भी नहीं सकता था और ना ही उनकी भाषा समझ सकता था। 1815 में एक नए चर्च के पुजारी जैक्स पल्लू कूपवरे आए। वो लुई के पहले शिक्षक बने। उन्होंने ही लुई को बाइबल सिखाया। उन्होंने लुई को जानवरों को और उनकी आवाजों और फूलों को उनकी गंध से पहचानना सिखाया। लुई के पिता ने अक्षरों के लिए गोल मत्थों वाली कीलों को एक लकड़ी के बोर्ड में ठोका। लुई ने कीलों के मत्थों को छूकर वर्णमाला सीखी। फिर पिता ने उन अक्षरों को जोड़ना और शब्दों को कैसे बनाया जाए ये सिखाया। अगले साल एक नए स्कूल मास्टर एंटोनी बेचरेट कूपवरे में आए। उस समय किसी नेत्रहीन बच्चे का स्कूल जाना एकदम असामान्य बात थी, लेकिन लुई विशेष रूप से होशियार था और एंटोनी बेचरेट उसे सिखाने के लिए उत्सुक थे। लुई केवल सुनकर ही सीख सकता था। वो उन किताबों को नहीं पढ़ सकता था जो दूसरे बच्चे पढ़ते थे। बहरहाल उसकी याददाश्त अच्छी थी और वो एक बढ़िया छात्र था। फरवरी 1819 में लुई को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन में रहने और अध्ययन करने के लिए पेरिस भेजा गया। ये नेत्रहीनों के लिए दुनिया का पहला स्कूल था, जिसकी स्थापना 1784 में वैलेंटीन हाउ ने की थी। जब लुई स्कूल में आया तो वो एक धूमिल 5 मंजिला इमारत था। बिल्डिंग की खिड़कियों पर लोहे की मोटी छड़ें लगी थीं। 30 साल पहले फ्रांसीसी क्रांति के दिनों में वो इमारत एक जेल थी। लुई ब्रेल अपने बाकी जीवन भर उस स्कूल में ही रहा। लुई के पढ़ने के लिए संस्थान में किताबें थीं। उन किताबों के पत्रों पर उभरे हुए अक्षर थे, जिन्हें वो महसूस कर सकता था। अक्षर बहुत बड़े थे। वे किताबें भी बड़ी भारी थीं। प्रत्येक अक्षर को अपनी उंगलियों से प्रेस करना एक धीमी प्रक्रिया थी। उसे पी और आर, साथ में ई और एफ के बीच अंतर करना मुश्किल था, लेकिन अंत में उन किताबों को पढ़ना सीख गया। स्कूल में इतिहास, भूगोल, गणित, लैटिन और व्याकरण, संगीत की कक्षाएं और नियमित पाठ होते थे। लुई को विशेष रूप से संगीत पसंद था। उसके पास संगीत की प्राकृतिक प्रतिभा थी। उसने पियानो, ऑर्गन, वायलिन और चेलो बजाना सीखा। 1834 में शुरू में लुई ने कुछ पेरिस के चर्चों में ऑर्गन भी बजाया। 1821 में लुई ब्रेल को सोनोग्राफी यानी रात्रि लेखन सिखाई गई, जो उभरी हुई बिंदियों और डैश का एक कोड था। उसका आविष्कार फ्रांसीसी सेना के एक कप्तान चार्ल्स बॉर्बियर ने किया था, ताकि सैनिक बिना दीपक जलाए अंधेरे में किसी संदेश को पढ़ सकें। सैनिक संदेशों को छूकर पढ़ सकते थे। लुई ब्रेल सोनोग्राफी से उत्साहित था। वो इसे पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसे जल्दी ही उस प्रणाली की समस्याएं भी समझ में आई। एक शब्द को लिखने में उस प्रणाली में बहुत सारे बिंदु लगते थे। उसमें संख्याओं या विराम चिन्हों के लिए कोई कोड नहीं था। सोनोग्राफी एक ध्वन्यात्मक प्रणाली थी, जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रतीक होता था, लेकिन प्रत्येक अक्षर के लिए नहीं। इसलिए उसके उपयोग से लुई हिज्जे करके पढ़ नहीं सकता था। लुई ने अपने कोड के साथ प्रयोग करना शुरू किया। अपने सहपाठियों के सो जाने के बाद वो देर रात तक प्रयोग करता रहता था। वो सुबह जल्दी उठकर कक्षाओं से पहले भी अपने कोड पर काम करता था। 1824 में लुई ब्रेल ने स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर आंद्रे पिग्नियर को अपनी प्रणाली का एक प्रदर्शन दिखाया। लुई ब्रेल के कोड में 3 बिंदुओं की 2 पंक्तियों में उभरी हुई बिंदियों का उपयोग किया गया था। जैसे कि किसी डोमिनो पर 6 बिंदियां होती हैं, उसे इस तरह 63 अलग अलग संयोजन मिले,
जो वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए और विराम चिन्ह और संख्याओं को दर्शाने के लिए पर्याप्त थे। बाद में लुई ने उभरी हुई बिंदुओं की संगीत नोट्स के लिए भी प्रणाली विकसित की। ब्रेल की नई प्रणाली से सोनोग्राफी की तुलना में सीखना और पढ़ना बहुत आसान था। 1825 तक लुई ब्रेल और उसके मित्र गैब्रियल कॉथियर ने पहला ब्रेल लेखन बोर्ड बनाया। अब लुई, गैब्रियल और अन्य अंधे लोग लिख भी सकते थे। 1826 में लुई ब्रेल को नेत्रहीनों की राष्ट्रीय संस्थान में एक सहायक और 2 साल बाद में एक पूर्ण शिक्षक बनाया गया। लुई ने गणित, भूगोल, व्याकरण और संगीत पढ़ाया। लुई के अन्य शिक्षक पाठ न समझने वाले बच्चों को सजा देते थे, लेकिन लुई ब्रेल अपने बच्चों के साथ हमेशा प्रेम से पेश आता था। राष्ट्रीय संस्थानों में अभी भी पुरानी किताबों का इस्तेमाल होता था, इसलिए छात्रों ने अपने ही दम पर लुई की नई प्रणाली को आजमाया। उन्हें ब्रेल की नई प्रणाली पसंद आई। डॉक्टर प्रिग्रियर भी चाहते थे कि उसे स्कूल में अपनाया जाए। उन्होंने ये भी महसूस किया कि ब्रेल कोड नेत्रहीनों के लिए फ्रांस का आधिकारिक लेखन कोड बन जाए, लेकिन राष्ट्रीय संस्थान के निर्देशक इसके खिलाफ थे। 1840 में जब उन्हें पता चला कि स्कूल ब्रेल में छपी पुस्तकों का उपयोग कर रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर प्रिग्रियर को राष्ट्रीय संस्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया। दृष्टिवान लोग ब्रेल के 6 बिंदुओं वाले सिस्टम को नहीं सीख रहे थे। अंधे उन्हें लिख नहीं सकते। इसलिए 1839 में लुई ब्रेल ने एक प्रणाली का आविष्कार किया, जिसे उन्होंने रेफीग्राफी कहा, जिसमें उभरी हुई बिंदुओं का उपयोग करके अक्षरों के आकार का निर्माण होता था। अंधे लोग इन अक्षरों को महसूस कर सकते थे, दृष्टिवान लोग भी उन्हें देख सकते थे। जबकि लुई ब्रेल अपने कोड पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने संस्थान में पढ़ाना जारी रखा, लेकिन पाठों के बीच में उन्हें अक्सर रुकना पड़ता था। उन्हें खांसी हो गई थी। 1835 तक उनकी खांसी तपेदिक में विकसित हो गई, जो 1800 के दशक में एक घातक बीमारी थी। कई बार कमजोरी के कारण वो पढ़ाने में असमर्थ होते थे। स्वच्छ देसी हवा में सांस लेने और आराम करने के लिए वो अक्सर कुपरे में घर चले जाते थे। फिर 1851 के अंत में लुई ब्रेल गंभीर रूप से बीमार हो गए। अपने बिस्तर से उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, मुझे विश्वास है कि पृथ्वी पर मेरा मिशन पूरा हो चुका है। उनके 43वें जन्मदिन के ठीक बाद 6 जनवरी 1852 को उनका निधन हो गया। 1852 में लुई ब्रेल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को व्यापक रूप से पता नहीं था, लेकिन सदी के अंत तक उनका 6 बिंदुओं वाला कोड, जिसे ब्रेल के रूप में जाना जाता है, कई भाषाओं में लागू किया गया था और दुनिया भर में उसका उपयोग हो रहा था। हेलेन केलर, जो नेत्रहीन और बहरी थीं, ने लुई ब्रेल को ईश्वर के साहस और सोने का दिल वाला एक प्रतिभाशाली इंसान बताया। उन्होंने लिखा है कि ब्रेल ने मेरे लिए पढ़ना सुखद बनाया, जिससे मेरे आसपास की दुनिया खजाने से चमक उठी। उन्होंने लिखा कि लुई ब्रेल ने इंद्रियों से अपंग लाखों लोगों के लिए निराशाजनक अंधेरे से लड़ने के लिए एक बड़ी दृढ़ सीढ़ी का निर्माण किया। तो बच्चों, अभी आपने सुना ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की कहानी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और ज्ञान वृद्धि करने वाले तथा रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।